गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 15वां लेसन शुरू किया था जिसमें अपन ने समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, दर्पण जो नाभिक हैं वो और समावयवी जो अवयव हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है न्यूट्रॉन की खोज एवं उसके गुणधर्म। तो आप सब जानते हैं कि प्रयोग जब हुए तो प्रयोगों के आधार पर और बाद में जब एक अन्य कण की खोज हुई थी और ये ज्ञात हुआ था कि यह जो कण है ये आवेश रहित है और ये नाभिक के अंदर, क्योंकि नाभिक के विखंडन की जब अभिक्रिया शुरू हुई थी तो नाभिक के विखंडन में पहले तो यही पता था कि प्रोटॉन जो है वो नाभिक के अंदर विद्यमान है जो कि धनावेशित है। क्योंकि जब रदरफोर्ड का प्रयोग हुआ था, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसमें यही उन्होंने बताया था कि पॉजिटिव जो है वो नाभिक के अंदर और जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज जब अन्य प्रयोग किए जा रहे थे तो उसमें न्यूट्रॉन का पता चला और ये ज्ञात हुआ कि एक ऐसा, क्योंकि द्रव्यमान मैच नहीं हो रहा था, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, तो ये देखा गया कि ऐसा कोई कण है नाभिक के अंदर जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है लेकिन उसमें आवेश नहीं है। ठीक है, तो उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन और जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और इसके गुणधर्म में आप लोग जानते हैं कि आवेश रहित होता है, आवेश नहीं होता और द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन के लगभग समान द्रव्यमान का कण है। ठीक है, और जिसका जो चक्रण है वो प्लस हाफ इसका चक्रण होता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य जो बातें न्यूट्रॉन के बारे में पता चली वो चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बताई थी और ये आप लोग जानते भी हैं न्यूट्रॉन के बारे में कि इस प्रकार से नाभिक में रहने वाला प्रोटॉन के साथ वह कण जो आवेश रहित होता है। उसके बाद अगला जो हमारा बिंदु है वो है नाभिकीय बलों की अवधारणा। नाभिकीय बलों की क्या अवधारणा रही? नाभिक का आकार बता दिया था 10⁻⁻15 मीटर जिसको हम एक फर्मी कहते हैं। ये इतनी छोटी सी एरिया में, बहुत कम है, ये बहुत छोटी एरिया है, 10⁻⁻15 मीटर जो है वो इतनी छोटी एरिया में बहुत सारे धनावेशित कणों का एक साथ विद्यमान रहना एक इम्पॉसिबल बात लगती है, क्योंकि कुलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब प्रोटॉन है और जैसे जैसे तत्वों की खोज हुई तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती गई। प्रोटॉन इस छोटे से नाभिक में 8 प्रोटॉन भी होते हैं, 18 भी होते हैं, 25 भी होते हैं और बहुत आगे बहुत सारे भी होते हैं। ठीक है, तो इतनी छोटी एरिया में इतने सारे धनावेशों का एक साथ होना और इतना पास पास होना इस बात को व्यक्त करता है, इस बात को स्पष्ट करता है कि कूलाम का जो प्रतिकर्षण बल है उसके अतिरिक्त भी और उससे बहुत ज्यादा प्रबल शक्तिशाली एक अन्य बल भी है जो इन धनावेशित कणों में प्रतिकर्षण बल होते हुए भी इन्हें एक बहुत ही छोटे एरिया में बांधे रखता है। और उसी बल को क्या कहा गया? नाभिकीय बल नाम दिया। और इसी नाभिकीय बल के प्रभाव में बहुत सारे धनावेशित कण बहुत ही अत्यंत छोटी एरिया में, बहुत ही छोटे आकार में एक साथ एकत्रित रह सकते हैं, विद्यमान है। ठीक है, तो
नाभिकीय बल की यही अवधारणा रही कि पता कैसे चला नाभिकीय बल का, तो यही प्रश्न दिमाग में आया कि बहुत सारे धनावेशित कण एक साथ विद्यमान हैं। इसका मतलब यही है कि प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है, स्थिर वैद्युतिकी जो बल लग रहा है, उसके अतिरिक्त भी या उससे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एक अन्य बल नाभिकीय बल विद्यमान होगा और उसी बल के प्रभाव में ये कण इतनी छोटी एरिया में रह सकते हैं। और ये जो नाभिकीय बल है इसके गुणधर्म क्या होंगे, क्या क्या व्यक्त करेगा ये? तो पहली बात तो ये है कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है नाभिक में और दोनों पर ही नाभिकीय बल लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाभिकीय बल जो है वो आवेशित कण है या नहीं है इस बात पर प्रभावित नहीं होता है, अर्थात यह अनावेशित कणों पर भी लगता है। अनावेशित कणों पर भी यह नाभिकीय बल लगेगा क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान है। प्रोटॉन पर धनावेश है तो कोई भी कण आवेशित है या नहीं है इस बात का नाभिकीय बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही कम एरिया में अर्थात 10⁻⁻15 मीटर के दायरे में ही होता है। अगर दो आवेशों के मध्य इससे अधिक दूरी हुई तो यह बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात इसकी जो परास है, इसकी जो क्षमता है वो बहुत ही कम एरिया में होती है। ठीक है, तो ये पहली बात ये कि अनावेशित कणों पर भी कार्य करता है। दूसरी बात ये कि इसकी जो एरिया है, इसकी जो परास है वो 10⁻⁻15 मीटर के दायरे में ही होती है। तीसरी बात ये है कि यह प्रकृति में जितने भी बल हैं उन सभी बलों से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल होता है नाभिकीय बल। और उसी क्योंकि शक्तिशाली होना स्वाभाविक है, इतने धनावेशित कणों को एक साथ इतनी छोटी एरिया में बांधे रखना भी यह बात को व्यक्त करता है कि यह कितना शक्तिशाली हो सकता है। तो प्रकृति में 4 प्रकार के बल विद्यमान रहते हैं और चारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा होता है? नाभिकीय बल होता है, जिसकी परास कम होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये नाभिकीय बलों की अवधारणा है कि इस प्रकार से, और ये माना गया कि नाभिक में भी एक कणों पर बल लगता है और परस्पर बल के कारण वह उनको बांधे रखता है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है नाभिक का आमाप या आकार। नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार देखिए, नाभिक की जो त्रिज्या है वो किसी भी कोई भी जो परमाणु है उसके द्रव्यमान संख्या जो है जिसको अपन कैपिटल ए कहते हैं, द्रव्यमान संख्या के 1/3 घात के समानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी नाभिक की त्रिज्या कैपिटल आर है और उस नाभिक में द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए है तो त्रिज्या जो है वो द्रव्यमान संख्या की 1/3 घात के समानुपाती होती है। यही नाभिक के आकार को मापता है। तो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को जब अपन हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल आर बराबर R0। समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो हमने नियतांक लगा दिया कैपिटल R0 और ये आ गया a की पावर 1/3। तो ये किसी भी नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला है, नाभिक की त्रिज्या को व्यक्त करता है। और यहाँ पर a क्या है? उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या कि उसके न्यूक्लियन की संख्या, जिसको अपन कहते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी कि a क्या है। a यहाँ पर है न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में विद्यमान कणों की कुल संख्या कैपिटल A कहलाती है। और उस नाभिक का जो आकार है अर्थात उस नाभिक की जो त्रिज्या है वो
10 की ये जो द्रव्यमान संख्या है उसकी 1/3 घात के समानुपाती होगा। और इसका जो मापन हुआ नाभिक का, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, नाभिक का आकार जो है वो 10 की घात -15 मीटर, जिसको अपन क्या कहेंगे, एक फर्मे। तो ये नाभिक का आकार आंका गया, नाभिक के आकार को व्यक्त किया गया। ये मान प्राप्त हुआ जब नाभिक का आकार प्राप्त किया गया, और जिसका फॉर्मूला हमें ये प्राप्त हुआ। अब नाभिक का जो आयतन है वो किस पर निर्भर करेगा, वो अपन अगर देखें तो नाभिक के आयतन का जो फॉर्मूला है वो अपन कौन सा लगाएंगे। नाभिक आकार किस प्रकार का माना गया, गोलाकार माना गया। नाभिक आकार यूं कहा गया कि भी गोल गेंद के समान होता है, तो हम गेंद के आयतन का या गोले के आयतन का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। नाभिक का आयतन कैपिटल B बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर r क्या है, उस नाभिक की त्रिज्या जिसका फॉर्मूला हम यहाँ पर निकाल चुके समीकरण 1 से। तो यहाँ पर इसकी जगह हम समीकरण 1 से मान रख सकते हैं r का। तो समीकरण 1 से कैपिटल R का मान रखने पर ये आपका जाएगा V बराबर 4/3 पाई। कैपिटल R का मान रखना है r0 a की पावर 1/3 की घात 3, ये ऊपर वाली घात 3 है ना, वो लगा देंगे। और इस r की जगह हमने ये पूरा का पूरा मान यहाँ लगा दिया। इसको अपन लिखेंगे 4/3 पाई r की घात 3 और a। इस 3 को इसके ऊपर भी लगाएंगे और इसके ऊपर भी लगाएंगे। खोलेंगे ना कोष्टक को, तो दोनों के ऊपर हम लगाएंगे। तो यहाँ तो ये 3 आ गया, यहाँ 1/3 पहले से है, 3 से 3 कट जाएगा तो केवल a आएगा, और ये आ गया आपका नाभिक का आयतन। अब यहाँ आप देखिए 4/3 तो कांस्टेंट है ही, आप जानते हैं। पाई का मान भी निश्चित होता है, नियत होता है। कितना होता है 3.14। ये कैपिटल R0 है, यहाँ भी अपन ने नियत लिया था, ये नियतांक लिया था, तो ये कैपिटल R0 भी नियत है। तो इतनी राशि नियत हो गई ना। बदलेगा क्या, द्रव्यमान संख्या। अलग अलग तत्वों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ पर नाभिक का आयतन बदलेगा कब, जब उसकी द्रव्यमान संख्या बदलती है। अर्थात जो आयतन है वो किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान संख्या पर। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं V जो है वो समानुपाती है। नाभिक का आयतन द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। आयतन जो है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आयतन तो समानुपाती होता है, लेकिन उस नाभिक का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है, वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखोगे, अगर आपके नाभिक का द्रव्यमान पूछे कि किसी भी दो नाभिकों का घनत्व बताइए, तो घनत्व का अनुपात बताइए। कोई भी दो नाभिक कुछ भी संख्या आपको दे दी जाएगी, आप उनके प्रोटॉन की संख्या दे दी जाएगी या उनमें द्रव्यमान संख्या दे दी जाएगी, और ये पूछा जाएगा कि उनके घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो सभी नाभिकों के घनत्वों का अनुपात समान होता है।
अर्थात आप लिखोगे 1:1। ठीक है, तो यहां पर नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी नाभिकों का घनत्व समान होता है। ठीक है, तो क्यों समान क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे अगर नाभिक में द्रव्यमान की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे नाभिक में द्रव्यमान की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका आयतन भी बढ़ेगा, उसका आयतन भी बड़ा होगा। द्रव्यमान संख्या बढ़ी, उसका आयतन भी बढ़ा, तो घनत्व क्या होगा? उसमें नियत होगा। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को अगर अपन द्रव्यमान माने, ठीक है ना, तो यहाँ घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, घनत्व रो ले सकते हैं, घनत्व रो बराबर A/V। A/V मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व कहलाता है ना। यहाँ पर इस आयतन की जगह अगर अपन, क्योंकि आयतन किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान संख्या पर, तो यहाँ अगर अपन द्रव्यमान संख्या लगा दें या आयतन का सूत्र लगा दें तो क्या मान प्राप्त होगा? A से कट जाएगा। आप यहाँ V की जगह V का मान लगा दीजिए, इसको आप समीकरण 2 दे दें। इस V का मान आप वहां रखोगे तो A से A कट जाएगा, कटेगा ना। लास्ट में संख्या क्या बचेगी? 1/, ये बचेगा, और ये पूरा पूरा क्या है? यह नियत राशि है, इसलिए घनत्व क्या होगा? नियत होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं A/4/3 पाई r0 की क्यूब और A से A कट जाएगा और रो का मान क्या आ जाएगा? 1 या 3 को ऊपर पलट दो तो 3/4 पाई r0 क्यूब, जो कि नियत राशि है। तो ये भी सिद्ध होना परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए नाभिकों का घनत्व समान होता है, या नाभिकों का घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, इसको आप सिद्ध कीजिए। तो आप ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, 2 ही सूत्र लिखने आप, द्रव्यमान संख्या A से कट जाएगा और ये जो घनत्व है वो नियत रहेगा। तो ये भी प्रूफ हो जाता है, और यहाँ ये बात भी पता चल जाती है कि आयतन जो है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको अपन कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एटॉमिक मास यूनिट, इसको अपन कहते हैं AMU, इसको बोला जाता है AMU। अब ये है क्या चीज? हम ये जानते हैं कि जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम होते हैं। यह आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, यही होता है ना। इसी प्रकार प्रोटॉन है, उसका द्रव्यमान भी 10⁻27 किलोग्राम में होता है, 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का भी लगभग प्रोटॉन के समान होता है, 1.66
7 4 या 4 7 ऐसे कुछ, तो ये लगभग इसके बराबर है और वही 10 की घात माइनस 27, ठीक है ना। तो यहाँ पर किलोग्राम में अगर अपन किसी भी कण के द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं तो हमें यहाँ पर 10 की घात को साथ में रखना होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही कम द्रव्यमान होने के कारण एक किसी भी कण के द्रव्यमान को मापने के लिए एक नई इकाई बनाई गई और उस नई इकाई का नाम क्या दिया गया, AMU। इसलिए कणों के द्रव्यमान को AMU के रूप में व्यक्त किया जाने लगा। अब AMU अगर हमें बनाना है, किसी भी कण के द्रव्यमान को किलोग्राम में व्यक्त न करके AMU में अगर चेंज करना है तो हमें कुछ न कुछ आधार लेना होगा और उस आधार को लिया गया कार्बन को। तो ये माना गया कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक मतलब एक AMU किसके बराबर माना गया, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटे 12, मतलब एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहा गया, AMU कहा गया। तो एक AMU की अगर परिभाषा एग्जाम में आती है तो आप क्या लिखोगे, एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहते हैं, या एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान का 1/12 गुना, 1/12 गुना या 12वां भाग भी आप कह सकते हो, तो उसको क्या नाम दिया गया, AMU। और इसकी एक संख्या निर्धारित की गई कि किसको अपन AMU, एक AMU कहेंगे। तो यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है उसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.996247 गुणा 10 की घात माइनस 26 किलोग्राम, ये होता है बटे में 12। इसको जो अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। इसको नाम दिया गया एक AMU। तो एक AMU कितने किलोग्राम के बराबर होता है, एक AMU होता है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। अब इस किलोग्राम, इतने किलोग्राम को अपन एक AMU कहेंगे, तो प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का है, न्यूट्रॉन का है, उनके किलोग्राम वाले द्रव्यमान को हम एक AMU में बदल सकते हैं या AMU मात्रक में अपन उसको चेंज कर सकते हैं। वो अपन कैसे करेंगे, तो ये इसकी परिभाषा इसी फॉर्मूला के रूप में है। प्रोटॉन जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00727 AMU। अब हमें यहाँ पर 10 की घात के रूप में, 10 की घात माइनस जो भी संख्या माइनस 27 या माइनस 31 के रूप में हमें इसको व्यक्त नहीं करना। अब हम इसके जो द्रव्यमान है उसको अपन इस प्रकार से AMU मात्रक में, यहाँ पर अपन किलोग्राम नहीं लगाएंगे, ये AMU के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसको अपन व्यक्त करते हैं MP, इसको अपन व्यक्त करते हैं MN से, कैपिटल N ले सकते हैं यहाँ पे 1.00866 AMU, ठीक है। और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
ME बराबर 0.00055 AMU। इस प्रकार से अब जो भी गणना की जाती है किसी भी नाभिक के अगर अपन द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो उस द्रव्यमान को AMU के द्वारा परमाणु द्रव्यमान यूनिट के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इसको अपन किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग 1 AMU कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार से। अब ये जो 1 AMU का द्रव्यमान है इसको हम ऊर्जा के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। अगर हमें ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा के रूप में व्यक्त करना है, तो अगला ही हमारा बिंदु है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा आपने आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का सिद्धांत पढ़ा है, सूत्र भी पढ़ा है, E बराबर mc² पढ़ा है ना। उसमें क्या है, उसको द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध है या वो किस रूप में उन्होंने आइंस्टीन ने वो नाम दिया या किस रूप से वो सूत्र बनाया। तो उनका जो मेन जो सिद्धांत था या मेन जो उन्होंने सूत्र का जो मकसद था, जो लक्ष्य था, वो ये था कि किसी भी पिंड के द्रव्यमान में जो कमी आती है वो किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है, वो ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, द्रव्यमान जो क्षति है, द्रव्यमान में जो कमी है, वह कमी किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो ऊर्जा का द्रव्यमान में बदलना या द्रव्यमान का ऊर्जा में बदलना, जो एक इस नियम पर जो एक सूत्र दिया गया वो आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया और वो सूत्र था E बराबर mc²। जहां पर E क्या है, ऊर्जा, m क्या है, द्रव्यमान, c क्या है, प्रकाश का वेग, और यह उसका स्क्वायर कर रखा है। तो ये आइंस्टीन की बहुत ही मुख्य एक खोज माने या एक सिद्धांत माने या दिया हुआ एक सूत्र माने, जो हर जगह वैलिड है, हर जगह काम आता है और हर जगह सही भी सिद्ध होता है। तो यहाँ अगर हम 1 AMU के बराबर, 1 AMU के बराबर अगर हम ऊर्जा प्राप्त करें कि 1 AMU में कितनी ऊर्जा होती है, तो उसके लिए द्रव्यमान का मान कितना जाएगा। 1 AMU का द्रव्यमान कितना होता है, 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27। तो इस m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27 गुना c का मान, प्रकाश का वेग है, कितना होता है 3 गुना 10 की घात 8, 3 गुना 10 की घात 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिलेगा जूल में। किसमें प्राप्त होगा, जूल में। अब जूल को हमें किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऊर्जा को हम किस में ज्ञात करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 का भाग लगाते हैं। ये मैंने जब न्यूमेरिकल हमने किए थे तब भी मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में। E बराबर 1.66 गुना 10 की घात माइनस 27 गुना 9 गुना 10 की घात 16 बटे में 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा 931.5 गुना 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की घात 6 को अपन बोलते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह आपका आ जाएगा MeV। 10 की घात 6 को यहाँ से हटा देंगे तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ये 0.5 है, उसको अपन जनरली नहीं लिखते,
तो 1 AMU के बराबर जो ऊर्जा होती है, 1 AMU के तुल्य जो ऊर्जा है उसको मानते हैं 931 MeV। ये भी आगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आगे आएंगे। इस चैप्टर में वैसे कम है न्यूमेरिकल, केवल द्रव्यमान क्षति पर ही कुछ न्यूमेरिकल है, तो उसमें ये आपके काम आएगा कि 1 AMU कितनी ऊर्जा के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर कितनी ऊर्जा है। अब इसी को अगर आपको ये पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितनी ऊर्जा होगी, यहाँ आपके क्वेश्चन अगर पूछा जाए 1 किलोग्राम में, 1 kg में ऊर्जा, तो इस m के जगह क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे। तो E बराबर mc² फॉर्मूला है, m गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर, आपका जाएगा 9 गुणा 10 की घात 6, 16 9 गुणा 10 की घात 16 जूल। ये 1 किलोग्राम में ऊर्जा होती है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर चेंज करना है आपको तो आप भाग लगा दो 1.6 गुणा 10 की घात -19 का, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप इसको AMU में चेंज कर सकते हो किलोग्राम की मात्रा। ठीक है, तो हमारा ये छोटे छोटे जो टॉपिक थे इसमें बहुत ही छोटे छोटे, आगे कुछ थ्योरी है पूरे लेसन में, एक छोटा सा केवल अगला जो अपन कल जो बिंदु पढ़ेंगे उसमें द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा, उसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन है, द्रव्यमान क्षति अपन ज्ञात करते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल अपन इसके आगे वाला पढ़ेंगे। धन्यवाद।